आज के इस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैटर की बल्क प्रॉपर्टीज के बारे में, मैटर का बल्क क्लासिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। तो मिक्सचर्स के बारे में हमने डिस्कस काफ़ी किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो को अभी जाकर देख लीजिएगा, फिर इधर पढ़िएगा। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो टाइप हो सकती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। एक्चुअली मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है मैटर की डिफरेंट टाइप की चेंजेस पर। अगर कोई ऐसा चेंजेस होता है जिसमें मैटर की कॉम्पोजिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी फिजिकल कॉम्पोजिशन इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। जैसे हम सभी जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, ये सब मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसी की कंपोजिशन को बदलता नहीं है, मैटर की कंपोजिशन नहीं बदलती है। और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि बर्निंग है, जिसे कंबक्शन कहते हैं। कंबक्शन जो कंबक्टिबिलिटी है वो डिपेंड करती है मैटर की कंपोजिशन पर। अब जैसे हम सभी जानते हैं एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, ये कंबक्सिबल गैसेस है, और हाइड्रोजन गैस है हाईली कंबक्सिबल नेचर की होती है, क्योंकि ये आसानी से आग को कैच कर सकती है, फायर कैच कर सकती है और जल सकती है। ये ज्वलनशील गैसें होती हैं। कारण क्या है? इनकी केमिकल कंपोजिशन फिट बैठती है इस प्रकार से कि आसानी से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कंबक्शन रिएक्शन देती है। लेकिन सभी सब्सटेंसेस ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उनके केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है। वहीं अगर बात करें डेंसिटी है, जो मैंने अभी बताया, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये केमिकल कंपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनकी केमिकल जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सेम हो सकते हैं। अब इनका डिस्कस करने का मेरा मकसद ये था कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, आपने सुना होगा क्लास 10 में भी आप पढ़ते आ रहे हैं, बेस, एसिड, सॉल्ट, इनके बारे में, पीएच स्केल के बारे में स्टडी किया आपने। पीएच वैल्यू अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस की क्या होती है, उसको भी आपने डिस्कस किया क्लास 10 में। तो जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं उनकी एसिडिटी है, बेसिसिटी है, ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। अगर इनके लिए केमिकल रिएक्शन, स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन होना इम्पोर्टेंट है। अगर कोई स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के कारण जो प्रॉपर्टी हमें अपीयर होती है, दैट आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। और विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज जो हमें प्रॉपर्टीज अपीयर होती हैं वो कहलाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस चीज में आप मतलब इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करेंगे कि जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसको एसआई सिस्टम में जगह दी गई है। देखिए, एसआई सिस्टम में हमने काफी समय से सुना है, क्लास 10 में भी एसआई सिस्टम के बारे में बताया है, लेकिन आपको नहीं पता है एसआई सिस्टम ये बहुत पुराना नहीं है। 1960 में ये सबसे पहले आया। एसआई सिस्टम की जरूरत महसूस की गई तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स, जो 11वें नंबर की जनरल कॉन्फ्रेंस थी, उसने एसआई सिस्टम का गठन किया है 1960 में। उससे पहले अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रीज में अलग जो लोग हैं वो अपने सुविधा के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की जो यूनिट्स हैं वो यूज करते थे फिजिकल क्वांटिटीज के। अब बात करें फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी बहुत सारी हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। यानी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे ये समझ लीजिए, किसी भी सब्सटेंस का मास है, टेम्परेचर है,
किसी भी सब्सटेंस की जो चमक है, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आता है। फिजिकल क्वांटिटीज अगर देखा जाए तो आज के समय में 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो कि अपने आप में यूनिक हैं, जिन्हें किसी एक दूसरे से डराइव नहीं किया जा सकता। अपने आप में यूनिक 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मैं आपको बता दूं, जिसमें से सबसे पहले आपका मास, दूसरे नंबर पर आपका है टाइम, तीसरे नंबर पर आपका आता है लेंथ, चौथे नंबर पर आपका आता है टेम्परेचर, पांचवें नंबर पर आता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, छठे नंबर पर आपका आता है लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो ये 6 यूनिट हो गई और 7वीं यूनिट आपकी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बता ही दिया हमने। तो कुल मिला के 7 यूनिट्स हो जाएंगे आप। ये 7 यूनिट्स जो है वो हम आपको एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल नेचर की हैं। इसका मतलब है कि ये अपने आप में यूनिक है, ये किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डराइव नहीं हो सकती हैं, और जब इन्हें हम डराइव नहीं कर सकते हैं तो इसे एक ऐसा ही सिस्टम में बेस यूनिट यानी फंडामेंटल माना गया। देखिए, बात करें इस एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों महसूस हुई। इस एसआई सिस्टम की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि अगर पूरी वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग हर फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट तय करेगी तो फिर एक समरूपता कैसे आएगी। पूरी वर्ल्ड में अलग अलग लोग कैसे समझेंगे दूसरे लोगों की बातों को। तो साइंस को इजी समझने के लिए, साइंस को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा सके, ग्लोबली लोग एक दूसरे की बातों को समझ सकें, और जिससे फिजिकल क्वांटिटीज को लिए एक कॉमन सिस्टम की जरूरत महसूस की गई साइंटिस्ट द्वारा, जिसे 1960 में एसआई सिस्टम के रूप में गठित किया गया। मैं आपको बता दूं, इससे पहले पूरे वर्ल्ड में उनके अपने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे जिसमें लोग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते थे। अब वो ट्रेडिशनल सिस्टम में सबसे पुराना था इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, लेकिन इंग्लिश सिस्टम इतना कारगर नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ उसमें खूबियाँ थी जिसकी वजह से वो काफ़ी यूज होता था। इससे थोड़ा बेटर था फ्रेंच में, जो फ्रांस है कंट्री, उसके अंदर मैट्रिक सिस्टम चल रहा था। तो मैट्रिक सिस्टम जो था डेसिमल एक्सटेंशन पर बेस्ड था, इसलिए इसकी ज़्यादा एडवांटेज थी। अब हम बात करें इनकी डिटेल में, तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी तो होती ही है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है। जब फिजिक्स का जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें आपको बहुत डिटेल में बताएंगे फिजिकल क्वांटिटीज में के बारे में, और इनके जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे इनमें बेस यूनिट्स क्या थी, कौन कौन सी बेस यूनिट्स थी, उनके बेस पर इनको आगे स्टडी किया जाता था, और इनका मेजरमेंट का जो स्केल था वो क्या था, और ये सब बताएंगे। ये फिजिक्स में ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो ऐसे सिस्टम में रखी गई हैं, उनको क्यों रखा गया है ऐसे सिस्टम में, वो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के रेफरेंस से जितना ज़रूरी है केमिस्ट्री में आपको स्टडी करना, मैं वहाँ उतना यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और फिजिक्स के रेफरेंस में जो भी है जरूरी उतना फिजिक्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि एक कॉमन सिस्टम की ज़रूरत महसूस की गई है साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा, और इसी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट द्वारा 1960 में 11th कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर जो हुई, उसने एसआई सिस्टम का गठन किया। अब एसआई की फुल फॉर्म की बात करें, एसआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, लेकिन ये जो एसआई है ये एब्रिविएटेड फॉर्म है, एसआई। अब ये दो टर्म है, एसआई जो एब्रिविएटेड फॉर्म है एक फ्रेंच सेंटेंस से निकला। अब हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इसको अंग्रेजी से फ्रेंच में कन्वर्ट करो। अब फ्रेंच लैंग्वेज में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो एब्रिविएटेड फॉर्म आएगी दैट इज एसआई। आप समझ गए होंगे ये एसआई शब्द जो वर्ड है, जो एब्रिविएटेड टर्म है, जो फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है और जिसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए 7 फिजिकल क्वांटिटीज को बेस फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहा है, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को, अब मैटर है
है, मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे मैटर का टेम्परेचर है, मैटर का मास है, मैटर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि मैटर केमिकल रिएक्शंस देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन कितनी टाइम में हो रही है, कुछ कितना समय ले रही है, तो उसके टाइम भी जरूरी है। अब टाइम के साथ साथ कितना अमाउंट केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, कितना रिएक्टेंट है, तो उनको स्टडी करने के लिए अमाउंट जरूरी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके साथ साथ टेम्परेचर में क्या बदलाव आता है, मेटल्स कौन से जो कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है आसानी से, जिसे इलेक्ट्रिक करंट की महसूस जरूरत होती है। इसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर कितनी चमक है। अब जैसे हम जानते हैं सूर्य है, जो सन है, स्टार्स हैं, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं बिकॉज दे इमिट देयर ओन एनर्जी, ये अपनी खुद की एनर्जी रिलीज करते हैं, तो इनकी चमक है। अब कुछ स्टार्स उनसे भी कई गुने चमकीले होते हैं, लेकिन उनकी यहाँ से डिस्टेंस कई लाइट ईयर, कई हजार लाइट ईयर है। इतने डिस्टेंस पर जो स्टार्स हैं मौजूद हैं, लेकिन उनकी चमक काफी है। तो उनकी जो चमक है, कितनी चमक है, इसको स्टडी करने के लिए हम फोटोमेट्री में पढ़ते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, जिसकी ऐसा यूनिट कैंडेला रखी हुई है। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला रखी गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल रखी गई है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन रखी गई है। इसी प्रकार से आपका इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी एम्पीयर रखी गई है। इसी प्रकार से मास है, किलोग्राम रखी गई है, टाइम की सेकंड रखी गई है, लेंथ की मीटर रखी गई है। तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैंने आपको 7 बताई। इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की अपनी एक ऐसा यूनिट है, और ये फंडामेंटल यूनिट्स क्यों हैं ये आप बताएं। अभी मैंने आपको क्लियर करके बता दिया फंडामेंटल यूनिट्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें से कोई सी भी एक ऐसी यूनिट नहीं है जिसे हम दूसरी यूनिट से प्राप्त कर सकते हैं। मास को टाइम से नहीं प्राप्त किया जा सकता, टाइम को टेम्परेचर से नहीं प्राप्त किया जा सकता, टेम्परेचर को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से नहीं प्राप्त किया जा सकता। कोई भी इसमें से यूनिट है जो दूसरी यूनिट से डिराइव नहीं हो सकती, इसलिए ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेकिन अगर बात करें दूसरी अलग यूनिट, जैसे वॉल्यूम है, डेंसिटी है, ये फोर्स है, अब डिफरेंट टाइप की जो यूनिट्स आएंगी आप पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आगे। वर्क है, ये सारी की सारी है जो एंटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसको फिजिक्स में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। फिजिक्स तो फिजिकल क्वांटिटी की ही है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं। तो बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बिकॉज क्यों है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उनको हम इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। अरे वॉल्यूम है, अरे वॉल्यूम की यूनिट क्या है, वॉल्यूम की यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। अब क्यूब का वॉल्यूम तो पता ही होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब, एल इज द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ क्यूब। अब क्यूब की लेंथ एल है तो उसका टोटल वॉल्यूम एल क्यूब हो जाएगा। अब इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जब लेंथ की यूनिट मीटर है तो मीटर पर क्यूब लगेगा, 3 पावर इसका मतलब मीटर क्यूब। इसी प्रकार से एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर बात करें हम डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी डेंसिटी किसी भी मटेरियल की एक वॉल्यूम में कितना मास कंटेन है, पर्टिकुलर वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी। तो इसकी ऐसी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। अब ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको बेस फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया जा सकता है और आसान है डिराइव करना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आया होगा आपको। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अपने आप यूनिक है, बाकी को इसे जो भी बचती हैं डिराइव हैं उनको इससे डिराइव किया जा सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, ये जो SI सिस्टम है
प्रीफिक्सेस को आसानी से अपने आप में एडजस्ट कर लेगा। जैसे हम सभी जानते हैं माइक्रो, माइक्रो क्या होता है? 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 होता है। इसी प्रकार से नैनो 10 टू द पावर -12, पिको 10 टू द पावर -12, फेम्टो 10 टू द पावर -15, एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10। ये किसमें? ये प्रीफिक्सेस हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं एसआई सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है जो प्रीफिक्सेस को भी इसमें समाहित कर लेता है। जैसे हम जानते हैं 1 मीटर, 1 मीटर। अब 1 मीटर क्या है? मीटर तो एसआई सिस्टम की यूनिट है। एसआई सिस्टम में हम मीटर लेंथ की यूनिट को मीटर मानते हैं, लेकिन अगर इसको और छोटी छोटी यूनिट्स में बदला जाए, मीटर तो अगर देखा जाए एक सूक्ष्म लेवल, अगर हम किसी बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, अब बैक्टीरिया तो इतना छोटा होता है वो हमें देख भी नहीं सकता। क्या बैक्टीरिया को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अब बैक्टीरिया से साइज जानने के लिए हम मीटर में तो नहीं ले सकते हैं, ऐसे में हमें छोटे स्केल पर मेजरमेंट की जरूरत है उसकी लंबाई को मेजर करने के लिए। तो ऐसे में हम बहुत छोटी यूनिट्स का यूज करते हैं, परंतु ये सारी यूनिट इंटरकन्वर्जेबल है, इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए 10 की पावर, ये समझ लीजिए 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। इसका मतलब ये हुआ 1 नैनोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -9 मीटर में वैल्यू निकल कर आएगी। कितना छोटा है सोचिए, 1 नैनोमीटर। तो ये जो प्रीफिक्सेस हैं वो भी एसआई, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी टेबल दी, आप एनसीईआरटी किताब खोलिए, वहाँ पर जो टेबल दी गई है पूरी टेबल याद कर लीजिए। 10 टू द पावर -24 से लेकर 10 टू द पावर +24 तक जो अलग अलग प्रीफिक्सेस यूज होते हैं वो आपको याद करना है और हमें कमेंट करके बताना है कि 10 टू द पावर -21 को क्या कहते हैं, 10 टू द पावर -15 को क्या कहते हैं, वो भी मैंने बताया। 10 टू द पावर +24 को क्या कहते हैं, ये कमेंट कीजिए और बताइए। एनसीईआरटी में देखिए और पढ़िएगा, तो यहाँ से आपको समझ आया होगा ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये भी एसआई सिस्टम में कंसीडर किए गए हैं, जिससे हम उसको और आसान बना सकते हैं। अब बात करें एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल्स की। फिजिकल क्वांटिटीज के जो सिंबल्स हैं, जैसे हम सभी जानते हैं लेंथ, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल एल जो सिंबल है वो हम यूज कर सकते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेंथ। इसी प्रकार से मास, मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से टाइम, टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ी आई। इसी प्रकार से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी क्रम में आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट मोल होती है, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी क्रम में लुमिनस इंटेंसिटी जिसको हम IRV से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका सिंबल। अब इनके ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट के भी सिंबल्स होते हैं और उनके सिंबल्स भी फिजिकल क्वांटिटी और उनके सिंबल, फिजिकल क्वांटिटीज की ऐसा यूनिट और उनके सिंबल वो आपको पता होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। इसकी मैं अभी टेबल बना दे रहा हूँ, यहाँ से आप इसको क्लियर करके समझ जाएंगे, देखेंगे। टेबल अभी बना दे रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका टाइम, टाइम नंबर 2, टाइम के बाद आता है आपका मास, मास के बाद आपका आता है थर्ड नंबर पर लेते हैं लेंथ। अब इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
सकता, हम मास को ऊपर लिखते हैं, टाइम को नीचे लिखते हैं, लेंथ को उससे कोई फर्क नहीं, इसका क्रम कुछ भी रहे। लेकिन जो 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये 3 फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ पर भी आपको नोट करके बताया। इसी क्रम में हम चौथे नंबर पर अगली फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अभी थर्मोडायनामिक टेम्परेचर 5वें नंबर पर हम इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छठे नंबर पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। 7वें नंबर पर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट नंबर लुमिनियस इंटेंसिटी, अब जो आप देख रहे हैं ये सभी की सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब टाइम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टाइम को हम, इसका सिंबल है स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मास है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेंथ है, इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, इसको हम T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल T यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। T मतलब टेम्परेचर। इसी क्रम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर सिंबल लिखे, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के सिंबल्स हैं। टाइम को स्मॉल t से, मास को स्मॉल m से, लेंथ को स्मॉल l से, और इसी क्रम में थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को कैपिटल T से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से, इलेक्ट्रिक करंट को I से, लुमिनस इंटेंसिटी को I से। इसी के साथ इनके SI यूनिट की बात करें, इसकी जो SI यूनिट है टाइम की ऐसी यूनिट होती है सेकंड। ये क्या SI यूनिट्स यहाँ पर लिखिए, सेकंड में टाइम यूनिट। मास की बात करें, मास की SI यूनिट किलोग्राम है, किलोग्राम। अगर बात करें लेंथ की, इसकी मीटर है। बात करें थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इसकी केल्विन है। बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, इसकी मोल है, MOL। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एम्पियर है। अगर बात करें लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी कैंडेला है। अब ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके सिंबल्स, इनके SI यूनिट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए। इनके सिंबल्स की बात करें सेकंड की, सेकंड का सिंबल होता है स्मॉल s, किलोग्राम का सिंबल है kg, मीटर का सिंबल है स्मॉल m, केल्विन का सिंबल है K, मोल का सिंबल है MOL, एम्पियर का सिंबल है A, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला का सिंबल है CD। यहाँ से आपको क्लियर हो क्या हुआ? ये SI यूनिट्स हैं और उन SI यूनिट्स की सिंबल्स हैं इस साइड, ये आपको याद रखना है और ये बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, बताया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनके ये सिंबल्स। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक चीज आपको बहुत याद रखनी है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी है, जिसको हिंदी में ज्योति तीव्रता कहते हैं, ये हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? लुमिनस इंटेंसिटी जो होती है उन सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन होती है जिनसे लाइट निकलती है। यानी लाइट प्रोड्यूस करने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टार है, सन है, या फिर यहाँ पर कोई भी सोर्स है जिससे लाइट निकलती है, उसकी चमक क्या है?
जिसको हम फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फोटोमेट्री में समझेंगे कि फोटोमेट्री में आप लुमिनस फ्लक्स को समझेंगे, लुमिनस फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, लीनियर को समझेंगे, आप सॉलिड एंगल को समझेंगे। सॉलिड एंगल तो कंप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, नॉर्मल एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, जिसकी एसआई इसकी यूनिट स्टेरेडियन मानी हुई है, वहीं पर नॉर्मल प्लेन एंगल जो होता है उसकी यूनिट रेडियन मानी हुई है। अब ये जो चीजें हैं आपको फिजिक्स में क्लियर करके बता दी जाती है, फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो लुमिनस इंटेंसिटी को रफली आप ये तो समझ ही गए होंगे, ये कोई ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूज किसी की चमक या फिर लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को समझने के लिए किया जाता है। वहीं पर इलेक्ट्रिक करंट है, जितने भी कंडक्टर्स उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है अगर एक कांस्टेंट या फिर वेरिएंट कुछ भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। अगर किसी भी कंडक्टर्स में एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, कौन कौन सी चीजें हैं, वो तो हम आपको डिस्कस करेंगे ही जब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्लास 12 में। आप ये समझ लीजिए सारे सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। कुछ कंडक्टर्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, उन्हें डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर कहते हैं। अब जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं उनकी एक इंसुलेटिव पावर होती है, वो डिपेंड करती है उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टूट जाती है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। फिलहाल उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है। मेरा उद्देश्य आपको इलेक्ट्रिक करंट को समझाना था जो कंडक्टर्स के अंदर फ्लो होता है। अगली यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है मात्रा। अब जैसे किसी भी चीज को हम मेजर संख्या मेजर करनी हो, जब संख्या को एक बड़े स्तर पर मेजर करना हो तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेते हैं। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोई नई चीज नहीं, ये मात्रा है, संख्या है, और संख्या हो सकती है किसी भी चीज की। जैसे किसी भी सैंपल के अंदर हम सभी जानते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने छोटे पार्टिकल्स हैं जो किसी एटम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। वहीं एटम को भी हम नहीं देख सकते, मॉलिक्यूल को भी नहीं देख सकते, आयन को नहीं देख सकते। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटॉमिक लेवल पर कि हम इनकी गणना नहीं कर सकते। ऐसे में किसी छोटे से भी सैंपल में की बात करें, अगर छोटा सा भी गिलास पानी का भरा हुआ है, एक गिलास ऑफ वाटर, उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल की संख्या करोड़ों में हो सकती है, करोड़ों में नहीं, कई अधिक हो। तो ऐसी गणना करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हमें तो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत तो है, जिसे कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो एक विशेष दिए गए सैंपल में उस अमाउंट, उस सब्सटेंस की पार्टिकल्स की संख्या को बताता है, ये एंटिटीज को बताता है। ये संख्या हो सकती है, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके ऐसा यूनिट मोल है, इसको n से दर्शाते हैं। अब हम आपको बता दें 1 मोल जो होता है वो एक्चुअली किसके बराबर होता है? 1 मोल is equals to 6.022 into 10 to the power 23। एक मोल के अंदर कितनी एंटिटीज होती आपको क्लियर होनी चाहिए। ये एंटिटीज बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये जो मोल है आपको दिख रहा है, एक मोल का जो मास होता है, यानी मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, आगे बताएंगे। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, इनकी डिस्कशन करेंगे हम जब इस चैप्टर के अंत में स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करेंगे। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये मोल कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण है। मोल कॉन्सेप्ट, मोल, इसके बेस पर हम केमिकल रिएक्शन जो सॉल्यूशंस के अंदर होती है उनकी कॉन्सेंट्रेशन पता कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स पर, वो सब डिस्कस करेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये भी एक फंडामेंटल यूनिट थी तो मैंने आपको डिस्कस की। इसी क्रम में अगर बात करें थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या, थर्मोडायनेमिक क्या? अरे थर्मोडायनेमिक एक ब्रांच है फिजिक्स की या केमिस्ट्री की भी, केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं।
जहाँ पर एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्म इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, यानी स्टेट पर डिपेंड करने वाले वो सारे फैक्टर्स जो किसी पाथ पर डिपेंड नहीं करते, केवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर डिपेंड करते हैं। उन स्टेट वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे जब थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ाएंगे। हालांकि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर अर्थात टेम्परेचर ही समझ लीजिए आप। अब टेम्परेचर क्या है? कोई वस्तु, कोई बॉडी बहुत कूल हो सकती है, कोई बॉडी बहुत हॉट हो सकती है। कूल है, हॉट है, हॉटनेस कितनी है, कूलनेस कितनी है, इसको कैसे मेजर करें? टेम्परेचर मेजर करने के तो पुरानी सिस्टम है डिग्री सेल्सियस, उसमें हम मेजर कर लेते हैं टेम्परेचर को। फ़ारेनहाइट है वो चलता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल जो भी है अभी भी यूज में है, लेकिन ऐसा ही सिस्टम है। केल्विन है, केल्विन को हम मेजर करते हैं। अब ये तीनों सिस्टम जो है इनके बीच में इंटरकन्वर्जन है, इनके बीच में रिलेशन है, फॉर्मूला है। उन सारे फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। अब जैसे ये समझ लीजिए आप, हम अक्सर बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में स्टडी करते हैं और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अब ये तीनों SI यूनिट्स हैं, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन। यानी ये तीनों के तीनों यूनिट्स हैं किसकी? ये थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की, जिसमें से केल्विन SI यूनिट है, ये SI यूनिट नहीं, फिर भी यूज में है, काफी ज्यादा यूज में है। अगर बात करें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, इनके बीच में भी कन्वर्जन होता है। F बराबर फ़ारेनहाइट डिग्री बराबर होता है 9/5 C + 32। ये इक्वेशन आप याद कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो F = 9/5 C + 32। अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करेंगे तो जस्ट हमको 273 + 0.15 इतने को ऐड करना है। अगर कोई वैल्यू हमें केल्विन में निकालनी, सपोज दैट किसी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम बस 273.15 + 10 = 283.15 केल्विन आ जाएगा। बस डिग्री सेल्सियस में हमें इसको जोड़ देना। समझ में आ रहा हो? तो केल्विन = क्या हो गया? केल्विन = डिग्री सेल्सियस में जो प्लस 273.15 यानी 273.15 को अगर ऐड कर दिया जाएगा डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में निकालना। 1 फ़ारेनहाइट अगर हम बात करें हमारे बॉडी का, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी फॉर्मूला में आप रखिए, फ़ारेनहाइट में निकालिए बॉडी का टेम्परेचर F = 9.5 C का वैल्यू रखेंगे इनटू 37 + 32। F इसको सॉल्व करें हम, इसको सॉल्व करो आप, सॉल्व करके और इसको ऐड करो, आपका निकल कर आता है 98.6। क्या फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकल कर आ गया बॉडी का। वही अगर बात करें केल्विन में निकालो ह्यूमन बॉडी का, केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा? तो केल्विन में टेम्परेचर निकलेगा 273.15 + 37। यहाँ से आपका निकल कर आ गया 310.15 केल्विन। केल्विन में निकल आया। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, इनको आप डिटेल में समझ लीजिए। तो ये हालांकि ऐसा यूनिट केल्विन है, लेकिन फिर भी फिजिकल क्वांटिटी जो टेम्परेचर है इसके लिए, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए केल्विन है, फ़ारेनहाइट ये भी यूज होती है काफी। केल्विन के लिए यहाँ पर हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे। केल्विन जो होता है, केल्विन के लिए
जीरो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, केल्विन स्केल पर नेगेटिव में वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिए। लेकिन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ऐसी स्केल है जिन पर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ अगर बात करें डिग्री सेल्सियस की, तो डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस मानता है। डिग्री सेल्सियस जो स्केल है इसमें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री माना गया है और बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है। इसके अंदर 100 डिविजन्स कितने हैं? 0 से 100 तक माना गया है 100 डिवीजन 100 डिविजन्स इसके अंदर मौजूद है डिग्री सेल्सियस में। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसका 32 से 212 ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट और ये है मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को 212 कंसीडर किया है फ़ारेनहाइट में और 32 कंसीडर किया है फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालें 212 में से 32 निकालें 180 आंसर आएगा। तो इनकी डिवीजन्स कितने हो गए? 180 डिवीजन्स हो गए। केल्विन स्केल पर नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं, मैंने आपको बताया, लेकिन इनका पॉसिबल है नेगेटिव टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर जो वर्ल्ड का है वो 1 केल्विन के समथिंग हो सकता है। 0 केल्विन आते एग्जिस्टेंस ही संभव नहीं है, नेगेटिव में तो हो ही नहीं सकता। जब गैसीय स्टेट में जब हम पढ़ते हैं, हालांकि इस सिलेबस से हटा दिया है गैस स्टेट, वहाँ पर इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया गया है। गैस लॉ को बताया गया है, डिफरेंट गैस लॉ है, चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, बहुत सारे जो लॉ हैं, आइडियल गैस इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल्स इक्वेशन, तमाम इक्वेशंस हैं, हाँ समझ में आता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, इसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इसकी 3 फिजिकल क्वांटिटीज सॉरी यूनिट्स हैं, 3 सिस्टम जिसका मेजर किया जाता है यूज होती है और ऐसा ही लेवल पर इसकी केल्विन है, वैसे इसकी यूनिट्स डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस के साथ साथ इसकी यूनिट्स फ़ारेनहाइट, ये आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं है। इस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया इनसे रिलेटेड है, एक दूसरे में कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाता है इनको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें थी, मैंने समझा दी। इसके अब चलिए मैं बात करूँ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की ज़रूरत क्या है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर की मापना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ हम जानते हैं, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर होने लगे तो बॉडी को अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत सारा पसीना आता है, समस्या होती है। और 40-45 से ऊपर 45 डिग्री से ऊपर जाता है तो हमारी सेल्स मरने लगती है। ये टेम्परेचर का प्रभाव ही, टेम्परेचर का इफेक्ट है हाई। अब जो सर्दियों में टेम्परेचर जैसे 0 से नीचे जाएगा वो भी हमारी बॉडी को एक तो हार्मफुल इफेक्ट डालता है। टेम्परेचर की डिग्री मेजर करना बहुत जरूरी है, कितना कूलनेस हॉटनेस कितनी है। एक्चुअली ये जो टेम्परेचर क्या है, रिप्रेजेंट द हॉटनेस कूलनेस ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी किसी भी सब्सटेंस का हॉटनेस कूलनेस की डिग्री को मेजर करता है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम कैसे रखें, प्रिजर्व कैसे रखेंगे। फूड को अगर हम बाहर रख देते हैं तो बाहर रखने पर कुछ समय बाद बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने के कारण उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो पनपने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, ग्रोथ करते हैं तेजी से और फूड को खराब कर देते हैं। लेकिन अगर उसी को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है
कम टेम्परेचर में रखा जाता है तो ठीक रहता है, सुरक्षित रहता है। तो टेम्परेचर की जरूरत तो है, टेम्परेचर को समझना जरूरी है। इसी क्रम में अगर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ की SI यूनिट मीटर होती है, SI यूनिट लेंथ की मीटर है। मीटर के साथ साथ और भी इसकी यूनिट्स हैं, वो चलती है, जैसे हम जानते हैं सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में मेजर करते हैं, डेसीमीटर में मेजर करते हैं। इसके साथ साथ बड़ी यूनिट्स हैं लेंथ की, किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, मील्स में मेजर करते हैं, कितने माइल्स है। इसके साथ साथ इतनी ही बड़ी लाइट ईयर में तक मेजर करते हैं। डिस्टेंस लेंथ कोई बड़ी चीज नहीं। आप जैसे सोचिए, अगर हम बात करें स्टार्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करें, अब दो स्टार्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करना कोई मीटर का काम, मीटर से मेजर कर सकते हैं क्या? स्टार को बहुत पास नहीं, इतने दूर है कि बाकी सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। तो इनके लिए हम बड़ी यूनिट्स मेजर यूनिट का यूज करते हैं, अलग अलग टाइप की बड़ी बड़ी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या, मैं आपको बता दूं, लाइट ईयर वह डिस्टेंस है जो लाइट द्वारा एक ईयर में चली जाती है। और समझ लीजिए, लाइट द्वारा एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाती है, दैट इज द 3 लाख किलोमीटर समथिंग। 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में लाइट डिस्टेंस कवर करती है। और लाइट के द्वारा जब लगातार 1 वर्ष तक चले, सोचिए लाइट जब 1 साल तक 1 वर्ष तक लगातार चलेगी और उसमें जो डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज द 1 लाइट ईयर। और कितनी बड़ी डिस्टेंस होगी सोचिए। अब स्टार्स या गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के डायमीटर हैं, और इतने जो यूनिवर्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को हम लाइट ईयर में मेजर करते हैं, क्योंकि वही पैमाना ठीक है। और वो भी तो छोटा पड़ने लगता है इस बड़े यूनिवर्स के साथ। अगर हम बात करें भाई छोटे लेवल, अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या हमें आंखों से दिखते नहीं दिखते? ऐसे छोटे जीवों की रेडियस कैसे मेजर करें, कितने लंबे? तो ऐसे में हमें उन्हें माइक्रो में मापते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया स्ट्रिक्स प्रीफिक्स, यानी कुछ प्रीफिक्सेस 10⁻⁻⁶ मीटर एक माइक्रोमीटर में होता। इसी प्रकार से एंगस्ट्रॉम है, नैनोमीटर है, ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं वो छोटी वैल्यू को मेजर करने में भी काम है। अब बहुत सारी स्किल्स हैं, समझ लीजिए स्किल्स बहुत सारी हैं इस लेंथ के लिए भी, लेकिन SI सिस्टम में इसे मीटर इसकी स्टैंडर्ड माना गया, 1 मीटर SI सिस्टम में स्टैंडर्ड है। अब मैं बता रहा हूं, सूरज और अर्थ यानी जो सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है किसमें मापते हैं बताइए आप? इसके लिए भी विशेष यूनिट का इस्तेमाल किया, बताइए? नहीं बताया, चलिए कोई बात। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में सुना? हालांकि इस सारी यूनिट बहुत डिटेल में बात करेंगे, हम फिजिक्स में जब पढ़ेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में हमें केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जितना ज़रूरी है उतना स्टडी करना सही रहेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर मैं शुरू कर दूँगा तो बताना ही संभव नहीं है। वैसे शाम हो जाए बहुत टाइम लगेगा, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन जो जिस समय जहाँ जितनी ज़रूरत है जिसकी उतना बताना ठीक है। तो आप समझ गए होंगे लेंथ भी कितनी इम्पोर्टेंट है। लेंथ बहुत ज़रूरी है। लंबाई का अगर कोई मात्रक नहीं होगा, सोचिए झगड़े सुने होंगे जमीन विवाद का जो अक्सर होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों किसी को लगता है कि हमें कम जमीन मिली, किसी को लगता है ज़्यादा मिली, बंटवारा में समस्या। ये चीज़ें क्या है? सोचिए मेजरमेंट अगर ठीक से ना हो, लेंथ का ठीक से चयन ना हो, कितनी समस्याएं हैं। लेंथ का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ठीक से मेजर करना। हम कई चीज़ें बात करेंगे फिजिक्स में, पैरालैक्स मेथड जैसे डिस्कस करेंगे, उनसे किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है। कई तरह की चीज़ें हैं, डायमेंशंस का यूज करके बताएंगे आगे। लेकिन सोचिए ये बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है जो मैंने अब तक डिस्कस की, कहीं ना कहीं बेस यूनिट ह्यूमन लाइफ को किसी न किसी एंगल पर इंटैक्ट, मतलब कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है, तो समझना जरूरी है। इसी तरह में अगर बात की जाए मास की, तो
मास जो है एक बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी। सोचिए हर एक बॉडी, प्रत्येक बॉडी कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल है। अरे मटेरियल है तभी तो बॉडी है, हम है, हमारा शरीर है तभी तो हम है। अगर हमारा ये शरीर नहीं है तो हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी एग्जिस्टेंस क्या है। इसी प्रकार से जो भी हम देखते हैं, जो भी मैटर, लिविंग बॉडी हो, नॉन लिविंग बॉडी हो, हर एक चीज मास की बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ मास। अब मास को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? मास को हम डिफाइन कर सकते हैं, मटेरियल ऑफ द बॉडी कंटेन्ड इन इट इज कॉल्ड मास। मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस का मटेरियल जो उसके अंदर कंटेन्ड है, दैट इज कॉल्ड मास। समझ गए होंगे? अब मास भी बहुत वेरी करता है। एक हम बात करें, हमारी पूरी अर्थ का ये धरती है कितनी बड़ी है, हम सोचे अपनी तुलना में, हमारे कंपैरिजन में बहुत बड़ी है अर्थ, इसका मास बहुत बड़ा हो। अगर बात करें सूर्य की, तो सूर्य तो धरती से भी कई गुना, लाखों गुना बड़ा, तो धरती भी छोटी पड़ जाती है उसके समय सूर्य के। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है, उनका मास मेजर करने के लिए हम अलग अलग स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो छोटे ऑब्जेक्ट का मास, छोटे ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, या फिर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, इनका मास मेजर करने के लिए हम अलग स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ऐसा ही सिस्टम है जिसकी यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम में हम इसको मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे स्तर पर जो बैक्टीरिया है, फंगस है, या जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोटोजोआ है, इन सभी का मास बहुत छोटा होता है। वहीं पर अगर बात करें बड़े स्तर पर, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, वहाँ पर स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, इन सब का मास बहुत बड़ा होता है। तो दोनों ही स्तर पर हम किलोग्राम का यूज नहीं करेंगे, अदर यूनिट्स का यूज करते हैं, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट किलोग्राम है। समझ में आया होगा? तो मास भी बहुत जरूरी है। अब हमें एक चीज पता है, मास जिस बॉडी में जितना होगा उसकी इनर्शिया भी उतनी होती। इनर्शिया न्यूटन के लॉज के बारे में क्लास 9th में पढ़ा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब फिर भी फिजिक्स में पढ़ेंगे क्लास 11th में। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका जितना अधिक मास होगा उतना ही अधिक उसकी इनर्शिया होती है, यानी अपोज करने की टेंडेंसी पावर होती है उसमें अधिक होती है। हाई पावर की टेंडेंसी टू अपोज एनीथिंग। मास भी कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट बनता, उसमें रिएक्टेंट का मास टाइम के साथ कम होता है, प्रोडक्ट का मास टाइम के साथ बढ़ता है। तो मास को ठीक से मेजर करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि हमारी ह्यूमन लाइफ कोई एक चीज़ की ज़रूरत तो होती नहीं, इतने सारी चीज़ों की ज़रूरत है, अलग अलग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बाय यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। तो इन केमिकल रिएक्शंस में अगर ठीक से इनके मास की कैलकुलेशन नहीं होती तो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे? मास का मेजरमेंट भी बहुत जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण टाइम। टाइम तो सबसे जरूरी ही है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज को करने में कुछ तो समय लगता ही। अब जो भी समय लगता है उसको ठीक से मेजर नहीं किया जाए तो सारी चीजें अल्टर हो जाएंगी, अस्त व्यस्त हो जाएंगी। सोचिए, तुम सुबह उठते हो, स्कूल से आते हो, टाइम देखकर जाते, देखते, आजकल मोबाइल से देख लेते, बॉसेस को कोई नहीं देखता, मोबाइल से मिल जाता है टाइम। लेकिन टाइम अगर आप कहीं से देखें तो आपको कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर चीज को किस टाइम पर करना, कब करना, चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। इसके लिए सारी क्रियाएं, एक्टिविटीज रेगुलर चलती रहें, उनमें कोई भी डिले ना हो, कोई भी उनमें अव्यवस्था ना करे। इसके लिए क्या मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल। तो ये जो मैंने
आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पता है, उनके बारे में सिंबल्स के साथ साथ इनकी इंपॉर्टेंस बताई, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको सब याद रखनी है। और क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं अगले लेक्चर में इन जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इनके एसआई सिस्टम में जो यूनिट डिफाइन की गई उसको एक्सप्लेन करूंगा। एसआई सिस्टम में टाइम की सेकंड जो यूनिट है 1 सेकंड को किस प्रकार से डिफाइन किया गया, मास की ऐसे किलोग्राम, 1 किलोग्राम को किस प्रकार से डिफाइन किया गया, लेंथ की ऐसे यूनिट मीटर है, 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते हैं ऐसे सिस्टम में। इसी क्रम में टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कैसे डिफाइन करते हैं, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर को ऐसा ही सिस्टम 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया, 1 एम्पियर को कैसे, 1 कैंडेला को कैसे, ये सब कुछ हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। और हाँ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की अगर अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी सीरीज की वीडियो लगातार ला रहा हूँ।